उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तैयार किए गए ई कंटेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है एंड दिस मॉड्यूल इज फॉर एमएससी केमिस्ट्री। ईयर इज सेकंड ईयर, सेमेस्टर इज थर्ड सेमेस्टर, पेपर इज ऑप्शनल पेपर विच पेपर कोड इज MCH 505 and paper title is polymers and the topic is spectroscopic analysis of polymers. Students, I Rupesh Kushwaha, Assistant Professor Chemistry, Government Shyam Sundar Agarwal PG College, Sihora, Jabalpur, Madhya Pradesh, and the content reviewer of this module is Dr. Alka Pradhan, Dr. Bharti Jain, Dr. Jyoti Saxena, Dr. Roli Shukla. Now the description of topic: subject chemistry, year MSc third semester, title of paper paper second, it's optional paper, polymer। एंड इस मॉड्यूल को समझने के पहले जो स्टूडेंट्स को शुरू में जो नॉलेज होना चाहिए वो उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, बेसिक आइडिया अबाउट आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक आइडिया स्टूडेंट्स को पहले से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा, उन्हें आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आदि के बारे में भी पहले से कुछ जानकारी होना चाहिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस मॉड्यूल को खत्म करने के पश्चात स्टूडेंट्स किस चीज में किस कार्य में दक्ष हो जाएंगे, तो दे कैन एक्सप्लेन द यूज ऑफ आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के एनालिसिस में, विश्लेषण में वो आईआर और एनएमआर का स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे कैन एनालाइज द फंक्शनल ग्रुप of present functional group of present in polymers। polymers में कौन सा functional group present है वो बता सकते हैं। find out the structure of polymers, polymers का जो structure है, संरचना है, वो students ज्ञात कर सकते हैं। now the spectroscopic analysis of polymers, so there are following three spectroscopic methods or techniques involved here। number 1 IR, number 2 NMR और number 3 EPR, ठीक है ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आउट ऑफ दीज थ्री we'll discuss here the two spectroscopic techniques, that is NMR and IR। इन तीन मेथड्स में से हम यहाँ पर इस मॉड्यूल में दो मेथड्स का, दो टेक्निक का चर्चा करेंगे, जो कि IR है और NMR है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इन पॉलीमर्स द इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑफनली सरप्राइजिंगली सिंपल। पॉलीमर्स के केस में अगर इंफ्रारेड की बात करें, आईआर एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो बहुत ही क्या होता है, आसानी से आईआर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉलीमर्स के केस में काफी सारे क्या है, ग्रुप्स, एटम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलीमर में। ठीक है, सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है काफी हद तक काफी सारी बातों को क्या है बता देती है किसी पॉलीमर के अंदर जो छुपी होती है। जैसे कि अब बात करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडियली suited to qualitative analysis of polymers starting material and finished product। ठीक है ना, तो जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, जो शुरुआत में आप जो लेते हैं, ठीक है, मोनोमर लेते हैं, और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उनका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप यहाँ से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप से दे पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि एज वेल एज टू क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन पॉलीमर मिक्सचर, और पॉलीमर मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में भी, उनकी कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखने के, आईआर स्पेक्ट्रोग्राफ को, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड टू एनालाइज ऑफ इन प्रोसेस सैंपल, और क्या है कि जो पर्टिकुलर एक रिएक्शन होती है आपकी पॉलीमर के फॉर्मेशन की, तो इन प्रोसेस भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ आईआर उसके स्पेक्ट्रम ले सकते हैं और उससे भी कुछ एनालिसिस दे सकते हैं। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ केमिकल ग्रुप्स, किसी पर्टिकुलर पॉलीमर में कौन कौन से केमिकल ग्रुप्स लगे हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डाइक्रोजम यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और क्रिस्टलिटी चेक की जा सकती है कि पर्टिकुलर कौन सा क्रिस्टल पॉलीमर में बन रहा है। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी क्या है यहाँ पर पहचान की जा सकती है कि सिस है कि ट्रांस है, मतलब कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी पर्टिकुलर पॉलीमर का यहाँ पर बन रहा है। ठीक है,
तो एक छोटा सा क्या है, एक डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का। तो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक सोर्स होता है इंफ्रारेड का। सोर्स को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट में रेफरेंस रखा जाता है और दूसरे पार्ट में सैंपल रखा जाता है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ग्रीन जो कलर है उसमें रेफरेंस रखा हुआ है और नीचे जो है सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये जो दोनों सैंपल और रेफरेंस से जो लाइटें निकलती है, मतलब कि जो आपके रेडिएशंस निकलती है, उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, स्प्लिटर के माध्यम से डिटेक्टर तक ले जाया जाता है। और डिटेक्टर में हम क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर एक ग्राफ जो आता है आपका, जो स्पेक्ट्रम जो आपका डिटेक्ट होता है, वो हम क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, उसका रीड आउट बना लिया जाता है। नाउ द IR स्पेक्ट्रम derives from the absorption of light exciting molecular vibration। ये तो आपको सभी को पहले से ही पता होगा, हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है, निर्मित होता है। मतलब उसका जो बेस होता है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब हम क्या करते हैं, एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी सैंपल पे डालते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या होती है, चेंज होती है। और उसके कारण ही क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका निर्मित होता है। द पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन स्पेक्ट्रम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है, पर्टिकुलर जो आईआर स्पेक्ट्रम आपका निर्मित होगा, उसमें क्या होता है, पोजीशन चेक की जाती है। अलग अलग पोजीशन पे क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई सा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एक पर्टिकुलर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे वहां पर आपको क्या है, दिखाई देता है। As a whole, the spectrum constitutes a fingerprint that can be used to determine the identity of the sample। एक मतलब खुले शब्दों में ये बताया जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि जो एक पर्टिकुलर सैंपल है उसकी आइडेंटिटी का जो एक फिंगरप्रिंट है वो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आईआर स्पेक्ट्रम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ कॉमन पॉलीमर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि पॉलीथीन का देख लीजिए, ठीक है ना, पॉलीप्रोपिलीन का देख लीजिए, पॉलीस्टायरीन का देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रम्स दिखाए गए हैं। जैसे कि आप पॉलीथीन का देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्या है, कुछ आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ निर्मित किया जाता है। और जो सेंटीमीटर इनवर्स है आपके यहाँ पर 4000 से 450 सेंटीमीटर इनवर्स तक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग जो पोजीशन है वो अलग अलग फंक्शन ग्रुप को क्या करती है, बताती है, जो कि हम बहुत डिटेल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन पॉलीमर्स। नाउ डाइक्रोजम, डाइक्रोजम क्या होती है, ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्या होता है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉलीमर्स में क्या करते हैं, पहले हम पैरेलल कंपोनेंट को पास कराते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कुछ अलग एक्सटेंड में होता है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है लाइट का, फिर उसको सेकंड बार में हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें से पास कराते हैं सैंपल में से, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, कुछ अलग एक्सटेंड में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सैंपल से हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पैरेलल कंपोनेंट गुजारे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट गुजारे, तो क्या होगा, अगर क्या है, एक्सटेंट क्या है, अलग अलग है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है अलग अलग है, तो देन दिस इज कॉल्ड डाइक्रोजम। ठीक है, देखते हैं स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। द इंफ्रारेड लीनियर डाइक्रोजम हैज बीन यूजुअली useful tool for the studying of the conformation and orientation of the polymer molecules इन डिफॉर्म्ड सैंपल। जो भी आपका डिफॉर्म सैंपल है उसमें कन्फर्मेशन और ओरिएंटेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पर्टिकुलर किसी पॉलीमर की। व्हेन अ पॉलीमर film is drawn, the macromolecule chains tend to align in a specific direction।
ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन अ पॉलीमर फिल्म इज ड्रॉन, जब किसी पॉलीमर फिल्म को ड्रॉ किया जाता है, देन मैक्रोमोलिक्यूल्स चेन टेंड टू अलाइन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल की चेन होती है वो किसी पर्टिकुलर है ना, या तो लेफ्ट या तो राइट, इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होती है, अलाइन होने की कोशिश करती है। द ओरिएंटेड फिल्म में देन एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट। तो क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे क्या होता है, अलग अलग क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट इंफ्रारेड रेडिएशन पोलराइज्ड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया गया है कि क्या है कि जब पैरेलल और परपेंडिकुलर आप क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जब क्या करते हैं आप किसी सैंपल से गुजारते हैं, तो क्या होता है वो सैंपल क्या करता है अलग अलग एक्सटेंट में क्या करता है, उनको क्या करता है, उस कंपोनेंट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, when a sample film absorb more parallel than perpendicular light, जब क्या होता है कोई सैंपल क्या होता है, सैंपल फिल्म क्या होती है पैरेलल लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और परपेंडिकुलर लाइट को कम एब्जॉर्ब करती है, द डाइक्रोनिक डिफरेंस इज पॉजिटिव। तो ये कहा जाता है कि डाइक्रोनिक डाइक्रोनिक जो डिफरेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है। एंड द डाइक्रोइक रेशो इज ग्रेटर देन वन, और उस दशा में क्या होता है डाइक्रोइक जो रेशो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा होता है। ठीक है ना, डाइक्रोइक रेशो डिपेंड्स अपॉन द बोथ द डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन एंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन मोमेंट एंड द सिलेक्टेड डायरेक्शन इन द सैंपल। तो जो डायक्रोनिक रेशो होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट। ठीक है ना, इन दोनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द एक्सियल डायरेक्शन इन अ फाइबर, द ये एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल द एक्सियल डायरेक्शन इन दी फाइबर, फाइबर में जो एक्सियल डायरेक्शन होती है वो द यूजुअली रेंज बिटवीन दी पॉइंट वन एंड वन, जो डाइक्रोजम का जो रेशो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट वन से लेके तो वन के बीच में क्या होता है, लाई करता है। Now the dichroic ratio has traditionally been used to aid in the assigning the infrared bands in specific vibrational modes and to help to determine the molecular chain orientation। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइक्रोनिक रेशो जो होता है ट्रेडिशनली मतलब काफी टाइम से जो होता है यूज किया जाता है किसको असाइन करने के लिए, स्पेसिफिक वाइब्रेशनल मोड को। ठीक है ना, और इस स्पेसिफिक वाइब्रेशनल मोड से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर चेन ओरिएंटेशन, जो आपकी जो मॉलिक्यूलर चेन का जो ओरिएंटेशन विन्यास है वो क्या किया जाता है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिगर शोज आईआर लीनियर डाइक्रोजम इन पॉलीप्रोपिलीन, जो डायग्राम है यहाँ पर वो दिखाता है आपका डाइक्रोजम शो कर रहा है पॉलीप्रोपिलीन के अंदर। ठीक है, ये वेव नंबर आप सेंटीमीटर इनवर्स में देखिए एक्स एक्सिस में, ठीक है स्टूडेंट्स, और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो होता है वाई एक्सिस में होता है। यहाँ पर आपको क्या है कि जो आपका जो ये स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रा आपका दो बातें बता रहा है। ठीक है, एक तो ब्लैक लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बताती है, और जो आपकी रेड डॉटेड लाइन है वो क्या होती है, पैरेलल कंपोनेंट को ये क्या कर रही है, शो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द क्रिस्टलिनिटी, मतलब क्रिस्टल के बारे में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है आपके पॉलीमर का वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। द इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा of the some polymer in crystalline and amorphous state can be differ from the at least two reason। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके पॉलीमर्स बन रहे हैं वो क्रिस्टलाइन बन रहे हैं कि एमॉर्फस बन रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उसे ज्ञात कर सकते हैं फॉलोइंग टू रीजन से। पहला रीजन तो ये है द स्पेसिफिक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन में एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन पॉलीमर। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स स्टूडेंट्स होता है उसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है पॉलीमर्स में। अगर वो क्या है क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, दैट लीड टू शॉर्पनिंग और स्प्लिटिंग दी
सर्टेन बैंड्स, उसके कारण क्या होते हैं, कुछ बैंड्स शॉर्प हो जाते हैं या फिर क्या है स्प्लिट हो जाते हैं. नाउ सेकंड रीजन इज दैट some specific conformations may exist in one but not the other phase. कुछ जो स्पेसिफिक कंफर्मेशंस होती है वो क्या हो सकती है, किसी एक फेज में हो सकती है, किसी दूसरे फेज में नहीं हो सकती. तो उससे क्या होता है, लीडिंग टू द बैंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली ऑफ आइदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस मटेरियल. तो उससे क्या होता है, जो बेंड होता है वो क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस मटेरियल में क्या होता है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव होता है. ठीक है, अगर क्या है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो वो पर्टिकुलर जो बेंड होगा वो क्या होगा, अलग होगा, और अगर एमॉर्फस मटेरियल है तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर बेंड क्या होगा, वो अलग होगा. Now, the geometrical isomerism can also be detected with the help of IR spectroscopy. IR spectroscopy की मदद से हम क्या कर सकते हैं, geometrical isomerism भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर हमारा जो पॉलीमर बन रहा है वो सिस है कि ट्रांस है. ठीक है स्टूडेंट्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ geometrical isomer associated with unsaturation in the polymer chain is ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. एक्चुअली होता क्या है, जब पॉलीमर्स को हम डेवलप करते हैं तो वहां पर अगर अनसेचुरेशन की स्थिति जन्म लेती है तो उस समय क्या होता है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको वहां पर फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है ना. हाउएवर इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस कन्फर्मेशंस. और पॉलीमर के केस में क्या होता है, सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन को डिस्टिंग्विश करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है किसी दूसरे एनालिटिकल टेक्निक से. ठीक है ना. यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर कुछ वेवलेंथ दी हुई है सिस और ट्रांस की. जैसे कि आप अगर बात करें कि विनाइल की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो वो क्या है 10.1 से लेके 11 तक माइक्रोमीटर में क्या है उसकी वेवलेंथ आएगी. ट्रांस की बात करें हम लोग यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी की, ठीक है, तो यहाँ पर 10.4. और विनाइल्डिन की बात करें अगर अपन तो 11.3 पे क्या होती है, यहाँ पर पिक्स देखने को मिलती है. तो इससे क्या होता है, एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो पॉलीमर है आपका वो सिस कन्फर्मेशन कि ट्रांस कन्फर्मेशन में. अब आईआर के बाद एक एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो कि पॉलीमर को काफी ज्यादा कैरेक्टराइज करती है, दैट इज एनएमआर. सो द कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर बाय एनएमआर अब हम पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि एनएमआर के द्वारा पॉलीमर को कैरेक्टराइज हम करेंगे. विद द हेल्प ऑफ एनएमआर टेक्निक वी कैन एनालाइज. एनएमआर टेक्निक की सहायता से हम क्या क्या विश्लेषित कर सकते हैं, ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर के बारे में पता कर सकते हैं, ऑफ कोपोलीमर्स, कोपोलीमर्स के बारे में पता कर सकते हैं किसी पॉलीमर के, ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हम पॉलीमर की एक यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो क्या कर सकते हैं एनएमआर से हम निकाल सकते हैं. ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर्स, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स हम निकाल सकते हैं. माइक्रो स्ट्रक्चर्स का मतलब जैसे कि आइसोमॉर्फिज्म होता है या टेक्टिसिटी होती है. अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेक्टिसिटी वगैरह क्या होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कोपोलीमर. अभी कोपोलीमर अगर है तो उसका कंपोजिशन कितना है ये एनएमआर से निकाला जा सकता है. ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन वगैरह में जो ब्रांचिंग है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म भी दी जा सकती है एनएमआर की सहायता से. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये क्या है, एक छोटा सा डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का. एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक तो क्या होती है, प्रोब होती है जिसको सैंपल ट्यूब भी कहते हैं. सैंपल ट्यूब में यहाँ पर सैंपल रखना है. सैंपल किस में स्टूडेंट्स रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. ठीक है ना. सैंपल को आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, फिर उसमें क्या कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. तो देखिए आप लोग ये राइट हैंड साइड में एक ऊपर की तरफ ब्लॉक बना हुआ है जिसमें लिखा है आरएफ ट्रांसमीटर. तो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है किसमें, सैंपल में. उस सैंपल में जो कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो मैग्नेटिक फील्ड में जब सैंपल रखा जाता है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है तो वहां पर क्या होती है, फ्लिपिंग होती है. ठीक है, स्पिन की फ्लिपिंग होती है और वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, जो कि डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर सैंपल ने एक जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे कौन से मतलब कि वेवलेंथ की रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है. तो एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है. ठीक है, वहां डिटेक्टर से जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, प्रिंटर से ग्राफ आपका मिल जाता है एनएमआर का, जिससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या इसका मतलब जानकारी हम हासिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर कोपोलीमर कंपोजिशन एनालिसिस भी कर सकते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि 1H NMR किसका, कोपोलीमर ऑफ
BCVCP and MMA का। BCVCP stands for 1,1 bis ethoxy carbonyl 2 vinyl cyclopropane और MMA stand for मिथाइल मेथा एक्रिलेट। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्या है, ये आपका NMR का जो स्पेक्ट्रा है वो यहाँ पर शो किया गया है। तो आप पॉलीमर और कोपोलीमर को देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो पिक्स आ रही हैं आपकी CDF, ये पिक्स और G, ये अलग अलग पिक्स आ रही हैं। आप इसको अलाइन करिए किससे, आपके जो स्ट्रक्चर दिया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है उससे अलाइन करिए। जो CH2 ग्रुप है दैट इज कॉल्ड, सपोज A, CH ग्रुप को आपने B असाइन किया है, तो ये अलग अलग पिक्स देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, जो भी आपका स्पेक्ट्रा आया हुआ है उसमें A B C D E F G H। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मोनोमर को। मोनोमर के दो पार्ट कर सकते हैं आप, कोपोलीमर मिल सकते हैं। आपका जो एक मेन मोनोमर है उसका जो कोपोलीमर है वो क्या हो सकता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से व्याख्या कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल एक छोटा सा है, 1H NMR टेक्टिसिटी ऑफ PMMA। टेक्टिसिटी, अब टेक्टिसिटी क्या होता है, टेक्टिसिटी ये एक प्रकार का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉलीमर का, जो कि आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड में डायग्रामिकल मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। वो अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्या होता है, द प्रोटॉन ऑफ मिथिलीन ग्रुप आर नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट इन आइसोटेक्टिक PMMA। अगर आपका आइसोटेक्टिक, सिंडोटेक्टिक और एटेक्टिक, तीन प्रकार की टेक्टिसिटी होती है, ठीक है। तीनों प्रकार की टेक्टिसिटी में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, एनएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग सिग्नल क्या करते हैं, शो करते हैं। मैं पहले नेक्स्ट स्लाइड बता देता हूँ। ये टेक्टिसिटी होती है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट वाला जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारे स्ट्रक्चर्स में जो आपके जो बॉन्ड है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले जो बॉन्ड जो सारे डार्क बने हुए वेज मतलब बॉन्ड्स है, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपके बाहर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं आइसोटेक्टिक। बाहर आएंगे या फिर अंदर जाएंगे, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंडोटेक्टिक में क्या होता है, एक बॉन्ड आपका मतलब आपके प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है और दूसरा क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, सेकंड अल्टरनेटिंग ग्रुप। फिर थर्ड क्या है, बाहर है, फिर फोर्थ क्या है, अंदर है। इस प्रकार से अगर आपको पैटर्न मिलता है किसी भी पॉलीमर का, तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सिंडोटेक्टिक पैटर्न, ठीक है। अब एक पैटर्न और यहाँ पर अरेंज मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट और नजर आता है, जिसको बोलते हैं एटेक्टिक। एटेक्टिक में क्या होता है कि एक दो बॉन्ड आपके इनसाइड दी प्लेन होंगे और एक दो बॉन्ड आपके क्या होंगे, आउटसाइड दी प्लेन होंगे। कोई एक रेगुलर पैटर्न आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, एटेक्टिक। इसी प्रकार डायट टेक्टिसिटी और ट्रायड टेक्टिसिटी भी होता है। डायट टेक्टिसिटी में क्या होता है, दो बॉन्ड आपके प्लेन के बाहर आते हैं, दो बॉन्ड प्लेन के अंदर आते हैं। ट्रायड टेक्टिसिटी में क्या होता है, तीन बॉन्ड अंदर आएंगे और तीन बॉन्ड आपके प्लेन के बाहर आएंगे। तो इस प्रकार से जो टेक्टिसिटी है, वो जो टेक्टिसिटी का जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एनएमआर से काफी हद तक, काफी सहूलियत से, काफी सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर। अब मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं, तो अब ये देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ पीएमएमए। यहाँ पर क्या है, अलग अलग आपको बैंड मिलते हैं। एक तो क्या है आइसोटेक्टिक, एक सिंडोटेक्टिक और एटेक्टिक। आइसोटेक्टिक, सिंडोटेक्टिक और आइसोटेक्टिक। एटेक्टिक का यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास में सिंडोटेक्टिक और आइसोटेक्टिक आपके पास में स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं, अगर पीएमएमए में, और उसका आप एनएमआर लेते हैं, तो क्या होते हैं, जो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसके जो, बिकॉज उसके जो प्रोटॉन है वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, तो क्या है, वो जो आपका सिग्नल देंगे एनएमआर का, वो क्या देंगे, अलग अलग पोजीशन पे देंगे, ठीक है ना। उनका केमिकल शिफ्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग आएगा। जैसे कि देखिए आइसोटेक्टिक का यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के केमिकल शिफ्ट दिख रहे हैं, 4 ppm पे दिख रहा है और एक समथिंग समथिंग आपका 4.75 ppm के आसपास नजर आ रहा है, ठीक है। और जो सिंडोटेक्टिक है उसका जो सिग्नल है वो समथिंग 4.3 के आसपास आपका नजर आ रहा है। नाउ द ब्रांचिंग इन polythene polyethylene
अब क्या है 13C NMR का यहाँ पर यूज करते हैं। ये क्या करता है आपका ब्रांचिंग को क्या करता है यहाँ पर बताता है 13C NMR। तो थोड़ा सा हम रीड आउट लेते हैं। द ब्रांचिंग इन पॉलीमर अकर्स इन टू फॉर्म। किसी भी पॉलीइथिलीन में जो ब्रांचिंग होती है, ठीक है, पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन में जो ब्रांचिंग होती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। शॉर्ट चेन ब्रांचिंग, एक तो शॉर्ट चेन ब्रांचिंग होती है और एक क्या होती है लॉन्ग चेन ब्रांचिंग यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जो शॉर्ट चेन ब्रांचिंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम कोपोलीमराइजेशन विथ अनदर ओलिफिन्स। एक्चुअली क्या होता है जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है कोई दूसरी ओलिफिन से अगर पॉलीमर के रूप में कोई दूसरा ओलिफिन ले लेते हैं तो वहां पर क्या है शॉर्ट चेन ब्रांचिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए जैसे ब्यूटीन है, ब्यूटीन और आप ऑक्टीन को जब लेते हैं तो क्या होता है आपकी शॉर्ट चेन ब्रांचिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, जो क्या करती है शॉर्ट चेन ब्रांचिंग जो होती है उसके सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी को क्या करती है काफी अफेक्ट करती है, उसके सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी काफी अफेक्ट होती है ब्रांचिंग के द्वारा। ठीक है ना, सेकंड मतलब अगर देखें तो क्या है लॉन्ग चेन ब्रांचिंग where the length of branches is on the same scale as that of the backbone। इसमें क्या होता है लॉन्ग चेन ब्रांचिंग में क्या होता है जो बैकबोन में जो स्केल होती है उसी स्केल की क्या होती है ब्रांचिंग यहाँ पर पूरे पैटर्न में देखने को मिलती है। तो क्या है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग चेन ब्रांचिंग। और जो होता है लॉन्ग चेन ब्रांचिंग बहुत हद तक क्या है मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है अफेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर पॉलीमर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है ये जो ब्रांचिंग का जो यहाँ पर डिटर्मिनेशन है वी कैन डिटरमाइन द ब्रांचिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट 13C NMR। तो 13C NMR से हम क्या कर सकते हैं ब्रांचिंग पैटर्न को आसानी से क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द केमिकल शिफ्ट ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द बैकबोन चेन अटैच्ड टू दी ब्रांच। अब होता क्या है बैकबोन चेन से जितने भी क्या है आपके ग्रुप अटैच्ड हैं और उसके जो केमिकल शिफ्ट्स हैं वो क्या होते हैं अलग अलग आपको क्या है स्केल पे देखने को मिलेंगे। तो वहां से ये पैटर्न पता चल जाता है कि ब्रांचिंग किस प्रकार की शॉर्ट चेन ब्रांचिंग है कि लॉन्ग चेन ब्रांचिंग है। ठीक है ना, द केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ब्रांच for branches up to 6 carbon in length। ओके स्टूडेंट, द केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या होता है 6 कार्बन की लेंथ तक ही क्या होता है डिपेंड होता है, मतलब कि इस पे ही डिपेंड करता है। इट इज द सेम फॉर ऑल ब्रांचेस 6 कार्बन एंड हायर एंड लॉन्गर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 6 कार्बन की ब्रांच से ज्यादा अगर क्या होती है आपकी ब्रांचिंग है 7 8 9 कार्बन की अगर आपकी ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, किसी पॉलीमर में, तो क्या होता है उसका केमिकल शिफ्ट क्या होता है फिक्स हो जाता है। तो ये क्या है अप टू 6 कार्बन तक आपको इंफॉर्मेशन काफी अच्छी देता है। 6 के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सटीक नहीं मिल पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये IR और NMR टेक्निक का यूज था टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट पॉलीमर। नाउ the you can also refer further some special books, some reference books। आप ये मॉड्यूल को देखने के बाद कुछ रेफरेंस बुक भी क्या कर सकते हैं रेफर कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। so the books is inorganic chemistry by J.E. Hui, Harper Raw, Development in Inorganic Polymer Chemistry, M.F. Lappert and G.J. Lee, Inorganic Polymers by N.H. Roy and Textbook of Polymer Science, W.F. Millmer Jr. Willy। Now there are a few questions जो कि आप देखेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे। So access yourself। The first question is IR spectroscopy is used to analyze following polymer। IR spectroscopy की मदद से आप पॉलीमर में क्या विश्लेषित कर सकते हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन है आपका केमिकल ग्रुप, बी ऑप्शन है आपका क्रिस्टलिटी, सी ऑप्शन है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ अबोव। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। ये तीनों ही जो आपकी प्रॉपर्टीज है वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ व्हाट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ द सेकंड इज
विद द हेल्प ऑफ एनएमआर टेक्निक वी कैन नॉट एनालाइज। एनएमआर टेक्निक की सहायता से हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते। स्टूडेंट जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू पे मोर एंड मोर अटेंशन। जो ऑप्शन है आपके, बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को ही एब्जॉर्व करता है काफी अच्छे से। नेगेटिव सेंटेंस हम हमेशा इसमें के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एनएमआर टेक्निक वी कैन नॉट एनालाइज। एनएमआर टेक्निक की सहायता से हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते। मोनोमर ज्ञात कर सकते हैं, कोपोलीमर भी ज्ञात कर सकते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, तो जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात करते हैं, ठीक है, एनएमआर से नहीं कर पाते। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या आंसर है, डी। सो आई होप कि आपको ये मेरा मॉड्यूल समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई फर्दर आपको इंक्वायरी है, कोई क्वायरी बचती है अगर इस मॉड्यूल से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनीवेयर एनी टाइम। आप मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।